नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस चैनल जिसका नाम है एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 13 पढ़ाऊंगा। पाठ 13 जिसका नाम है ऊर्जा, जिसको हम एनर्जी भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं इस पाठ को, देखते हैं इस पाठ में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इकाई 13 पाठ का नाम है ऊर्जा, या जिसको हम एनर्जी भी कहते हैं। इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। देखिए, पहला बिंदु, ऊर्जा एवं कार्य की अवधारणा, यानी हम यहाँ पे जानेंगे ऊर्जा और कार्य क्या होता है, किस चीज़ को हम ऊर्जा और कार्य कहते हैं। फिर दूसरा बिंदु देखते हैं, ऊर्जा एवं कार्य में संबंध। ऊर्जा और कार्य में संबंध क्या है, यानी एक दूसरे से या एक दूसरे पे कैसे निर्भर करते हैं, ये क्या संबंध रखते हैं आपस में, ये हम जानेंगे। ठीक, फिर देखते हैं तीसरा बिंदु, ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के कितने रूप हैं, कितनी प्रकार की ऊर्जा होती है, वो हम जानेंगे। और आखिरी बिंदु है ऊर्जा के स्रोत, जिसमें हमको पढ़ना है अनवीकरणीय तथा नवीकरणीय स्रोत। यानी अनवीकरणीय मतलब जिस ऊर्जा को हम दोबारा बना ना सके, ठीक, या जो ऊर्जा हमें दोबारा प्राप्त ना हो एक बार व्यय होने के बाद। और नवीकरणीय वो ऐसा स्रोत होता है जिसका इस्तेमाल हम बार बार ऊर्जा प्राप्त करने में कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए, ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा क्या होता है, हम जैसे हमारा शरीर है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हमारे शरीर में जब ऊर्जा होती है तभी हम कोई कार्य कर पाते हैं। जब हमें थकान महसूस होती है तो इसका मतलब क्या होता है, जब हमें थकान महसूस होने लगती है तो इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसकी कमी होने लगी। एनर्जी जो है हमारे शरीर की वो कम होने लगी, तभी हमको थकान महसूस होता है। और दोबारा हम फिर जब हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त करनी होती है, गेन करनी होती है एनर्जी, तो हम क्या करते हैं, हम फिर से भोजन करते हैं। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं इस पाठ में। देखिए, दैनिक जीवन में अवश्य देखा होगा हमने कि लुढ़कती हुई कांच की गोली, ये जो गोली कांच की गोलियां होती है ना, जिसको कंचे बोलते हैं, कंचा होता है ना, लोग कंचे खेलते हैं बच्चे, जब किसी तल पर रखी गई किसी अस्थिर गोली से टकराती है। यानी एक गोली है, जैसे कंचे जब खेलते हैं हम, तो एक कंचे से उंगली से साध के हम दूसरे कंचे पे जब मारते हैं तो क्या होता है, दूसरा कंचा अपनी जगह से खिसक जाता है। ठीक है, यानी गोली, एक गोली से जब वो दूसरी गोली को टक्कर लगती है तो वो अपनी जगह से विस्थापित या अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह चली जाती है। ठीक, हिल जाती है। ऐसे ही जब तने हुए गुलेल से छोटा पत्थर का टुकड़ा छोड़ते हैं, गुलेल से हम क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं ना, निशाना लगाते हैं फल तोड़ने के लिए, जैसे आम वाम होता है ना, तो आम तोड़ने के लिए या जामुन तोड़ने के लिए हम गुलेल में पत्थर लगा के निशाने से मारते हैं। वो क्या होता है, वहां भी एक कार्य हुआ। कार्य क्या हुआ, हमने गुलेल में पत्थर को बांध कर खींचा और पत्थर दूसरी जगह उड़ते हुए फल में टकराया या कुछ कहीं दूर जाके गिर गया। तो इससे क्या हुआ, पत्थर का टुकड़ा विस्थापित होकर आगे बढ़ गया या आगे जाके कहीं पहुंच गया दूसरी जगह। ठीक, फिर धनुष होता है इसी प्रकार, जब तनी हुई धनुष की प्रत्यंचा, प्रत्यंचा मतलब वो जो डोरी होती है धनुष में, ठीक, उसको खींचते हैं ना तीर लगा के, ठीक, तो उसी को प्रत्यंचा कहते हैं। तो प्रत्यंचा खींचकर तीर छोड़ते हैं तो तीर भी विस्थापित होकर आगे बढ़ जाता है। यानी जब धनुष में हम तीर लगाते हैं, तीर लगा के खींचते हैं और उसके बाद जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो तीर कुछ दूर जाता है। ठीक, जहां निशाना हम साध के मारेंगे वहां तक अगर उतनी ऊर्जा हमने खर्च की है तो वो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि गतिमान गोली, तने हुए गुलेल, तनी हुई प्रत्यंचा में कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस प्रत्यंचा में या गोली में, लुढ़कती हुई गोली में, तनी हुई प्रत्यंचा में या तने हुए गुलेल में क्या है, कार्य करने की क्षमता। अब गोली ने क्या किया, गोली ने
उसमें गोली के अंदर, पहली गोली के अंदर एक ऊर्जा थी, उसने दूसरी गोली को टक्कर मारा और दूसरी गोली अपनी जगह से हिल गई, दूसरी जगह खिसक गई। इसका मतलब पहली गोली में कार्य करने की क्षमता थी। फिर जो हमारा गुलेल था, हमने गुलेल में पत्थर लगाया और उसको खींचा, खींच के जैसे ही छोड़ते हैं तो इसका मतलब गुलेल में कार्य करने की क्षमता थी। लेकिन यहाँ क्या, हाँ, तने हुए गुलेल में, ठीक है, अगर गुलेल ऐसे साधारण तौर पे रखा हुआ है तो उसमें नहीं है क्षमता। जब तक हम गुलेल को खींचेंगे नहीं तब तक उसमें वो कार्य करने की क्षमता नहीं आएगी, ठीक है। फिर तनी हुई प्रत्यंचा यानी धनुष में जब तीर लगा के हम खींचते हैं तो क्या होता है, उस धनुष में कार्य करने की क्षमता होती है। तो हम परिभाषा के तौर पे ये कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जिस चीज से हम, जिसकी वजह से हम कार्य कर पाते हैं, हम अपने आप को ही देख लीजिए, हमारा शरीर जो है वो कार्य करता है, बहुत सारे काम करते हैं, हम घर का काम करते हैं, बाजार जाते हैं, और साइकिल चलाते हैं, ये सारे कार्य करते हैं ना। तो कैसे होता है, हमारे शरीर में कोई तो ऐसी चीज है जिससे हम ये सारा कार्य कर पाते हैं, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, उसी चीज को हम कहते हैं ऊर्जा, ठीक है। एक चीज मैं आपको यही बता दूं, देखिए ऊर्जा क्या है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ऊर्जा ना तो बना नई ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का सिर्फ एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन होता है या आदान प्रदान होता है, ठीक है। जैसे अब देखिए इसको समझते हैं, जैसे अपना शरीर ही हम मानते हैं, हमारे जब हम कोई कार्य कर लेते हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा का व्यय हो जाता है, ठीक है, व्यय हो गया ऊर्जा। फिर हम भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है वही ऊर्जा हमारे शरीर में संचित हो जाती है। फिर हम उसी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने और कार्य में करते हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा दूसरे कार्य में व्यय हो जाती है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ऊर्जा एक रूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हुई या एक चीज से दूसरे चीज में चली गई, ठीक है। तो ऊर्जा यही होती है, नई ऊर्जा ना बनाई जा सकती है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं हम, अब आते हैं कार्य की अवधारणा, ठीक है। चलिए कार्य की अवधारणा देखते हैं। यहाँ पे आप प्रतिदिन कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, हम डेली कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, हमारे पास रोजाना कुछ ना कुछ कार्य होता है। हम स्कूल जाते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, बैग उठाते हैं पीठ पे, उसको बैग को लादते हैं, फिर या तो चल के जाते हैं या तो बस में बैठ के जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये हमारे कार्य हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। अपने आसपास के लोगों को भी कार्य करते हुए देखा होगा। आम बोलचाल की भाषा में पढ़ना, लिखना, साइकिल चलाना, दीवार को धक्का देना, बोझा ढोना आदि गतिविधियों को हम कार्य होना मानते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि हम बोझा ढो रहे हैं तो वो एक तरह का कार्य है। अब कोई आपसे कह दे कि किसी दीवार को धक्का दीजिए तो वो भी एक, आप कहेंगे हमने कार्य किया, हमने उस दीवार को धक्का दिया, वो अलग बात है, दीवार खिसकी या नहीं खिसकी, गिरी या नहीं गिरी, ठीक है। चलिए, परंतु विज्ञान की भाषा में हमारे द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि को हम कार्य नहीं कह सकते। यानी हम जो कुछ भी करते हैं जरूरी नहीं है कि विज्ञान में हम उसे कार्य कहें, ठीक है। तो फिर कार्य क्या होता है, विज्ञान की भाषा में हम कार्य किसे कहेंगे, देखिए जैसे किसी व्यक्ति द्वारा बल लगाने पर भी एक बहुत भारी पत्थर अपने स्थान से नहीं हटता। एक पत्थर मान लीजिए या कोई दीवार है, घर की एक दीवार है, ठीक है। अब उसको कोई एक इंसान धक्का मार रहा है, ठीक है। जब कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर बल लगाने पर वह पत्थर बल की दिशा में कुछ दूर हट जाता। अब यहाँ बल की दिशा का क्या मतलब है, देखिए बल की दिशा का मतलब, जैसे कोई चीज, अब यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए जैसे कोई चीज, ये पत्थर है, ये एक पत्थर है, ठीक। अब इसको हमको खिसकाना है, ये एक इंसान है, ठीक, ये इंसान अपने हाथ से इसको धक्का मारता है, ठीक। तो जिस दिशा में या जिस तरफ से ये पत्थर को ढकेलना शुरू करेगा उसी को कहते हैं बल की दिशा। यानी जिस
दिशा में, जिस डायरेक्शन में, जिस तरफ वो ताकत लगाना शुरू करेगा, पत्थर को ढकेलना शुरू करेगा, उसी को हम कहेंगे बल की दिशा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो बल की दिशा में कुछ दूर तक हट जाता है। विज्ञान के अनुसार पहली स्थिति में व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि बल लगने के बावजूद पत्थर अपने स्थान पर स्थिर रहा। तो विज्ञान क्या कहता है, आप अगर दीवार को या किसी ऐसी चीज को धक्का दे रहे हैं या उस पर बल लगा रहे हैं, और वो वस्तु अपनी जगह से थोड़ा सा भी 1 इंच नहीं खिसकती, कुछ भी नहीं खिसकती, जहां पे है वहीं स्थिर है, तो विज्ञान ये कहेगा कि आपने कोई कार्य नहीं किया। भले आप चाहे जितना ताकत लगा लें, आप एकदम ताकत लगा के थक चुके हों, लेकिन विज्ञान ये नहीं मानेगा कि आपने कोई कार्य किया, अगर जिस वस्तु पे आपने बल लगाया और वो वस्तु अपनी जगह से अ, अपनी जगह को उसने अब बदला नहीं तो। ठीक है, फिर इसमें व्यक्ति द्वारा कार्य करने का मात्र प्रयास किया गया। विज्ञान क्या कहेगा, आपने प्रयास किया है लेकिन कार्य नहीं हुआ है, विज्ञान ये कहेगा। लेकिन दूसरी स्थिति में पत्थर पर बल लगाने से पत्थर बल की दिशा में कुछ दूर खिसक जाता है या दूरी तक हट जाता है। इस स्थिति में व्यक्तियों द्वारा पत्थर पर कार्य किया गया है। यानी अगर कार्य हुआ है तो इसका मतलब विज्ञान मानेगा तभी जब जिस वस्तु पे आपने कार्य किया है वो अपनी जगह से खिसकी हो। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं खिसकी हो, तभी विज्ञान मानेगा कि आपने कार्य किया है। ठीक है, तो ये हो गया विज्ञान के द्वारा मानी गई चीज है। फिर अब आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे बल, यहाँ पे जो कार्य के लिए दो शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। अब एक चीज और जान लीजिए, अगर हम कोई वस्तु को जमीन से उठा के ऊपर की दिशा में ले जा रहे हैं तो भी माना जाएगा कार्य है, चाहे आप उसी जहां पे वस्तु रखा है उसी के सिधाई में एकदम ऊपर की तरफ ले जाएं, क्योंकि माना जाता है, विज्ञान ये कहता है कि अगर आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कोई कार्य करते हैं तो भी उसको कार्य माना जाएगा, कार्य किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप अगर पृथ्वी से कोई वस्तु उठा के ऊपर की दिशा में ले जा रहे हैं तो भी वो कार्य हुआ। चलिए, अब कार्य को सिद्ध करने के लिए विज्ञान कहता है कि कार्य हुआ है, इस चीज की पूर्ति सिर्फ दो शर्तों से होती है। अगर दो शर्तों की पूर्ति हो रही है, दो चीजें वो का दो कार्य, ये दोनों कार्य हो रहे हैं, तो विज्ञान कहेगा कि हाँ कार्य हुआ है। ठीक है, चलिए पहला देखिए, वस्तु पर बल लगना या वस्तु पर बल का लगना। यानी कोई वस्तु है, ऐसे कोई वस्तु है, इस पे बल कोई लगा रहा है। ठीक है, पहला बिंदु तो यह है, ये पूरा पूरा होना चाहिए, ये शर्त पूरी होनी चाहिए। दूसरा, वस्तु का बल के अनुदिश में विस्थापन। अब यहाँ वस्तु के अनुदिश में विस्थापन का मतलब, विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, अनुदिश मतलब कि जिस तरफ बल लग रहा है उसी दिशा में, ठीक है, उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन होना, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो हमारा मटेरियल होगा या कोई चीज होगी, जो भी वस्तु होगा। ठीक है, तो जब हम बल को इस दिशा में लगाएंगे इस वस्तु पे तो ये खिसक के इसी तरफ तो जाएगा, यानी क्या हुआ, विस्थापन उसी दिशा में हुआ, जिस दिशा में हम बल लगा रहे थे उसी दिशा में विस्थापन हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है वस्तु का बल के अनुदिश में विस्थापन होना, यानी जिस तरफ बल लगेगा उसी तरफ वस्तु का विस्थापन होगा। तो ये दोनों शर्तें अगर कोई चीज पूरी कर रही हैं तो इसका मतलब कार्य हुआ है। चलिए, यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ, इससे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक ईंट लेते हैं और ईंट पे इस तरफ से बल लगाते हैं। इस तरफ से जब बल लगाएंगे तो मानते हैं कि जब 1 मीटर तक हमने बल लगा के ईंट को खिसकाया और एक ईंट यहाँ पे आ गया। अब इसी एक ईंट को हम फिर से बल लगाते हैं और 2 मीटर तक खिसकाते हैं, तो ईंट यहाँ तक आ गया। अब फिर तीसरे में क्या करते हैं, तीसरे क्रियाकलाप में हम एक के ऊपर एक ईंट यानी 2 ईंट रखते हैं और इसी दिशा में बल लगाते हैं और 1 मीटर तक खिसकाते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ अनुभव क्या होगा, हमें अनुभव ये होगा कि जब हम एक ईंट खिसका रहे थे, ठीक है, जब हम एक ईंट खिसका रहे थे तो 1 मीटर खिसकाने में हमें बल तो लगाना पड़ा, लेकिन जब हम तुलना करेंगे दूसरी स्थिति से, यानी इस वाली स्थिति से, एक ही ईंट को हमको 2 मीटर खिसकाना पड़ा, तो हमारी ऊर्जा जो है वो क्या हुआ, वो ज़्यादा व्यय हो गई। ठीक है भाई, किसी वस्तु को 1 मीटर, समान भार की वस्तु को 1 मीटर खिसकाया जाए और उसी वस्तु को फिर 2 मीटर खिसकाया जाए, तो ज़्यादा ताकत खर्च किस में होगा, जब हम 2 मीटर खिसकाएंगे उस वस्तु को। ठीक है, यानी जब ताकत ज़्यादा लगा तो इसका मतलब कार्य भी ज़्यादा हुआ। ठीक, फिर जब हम तीसरी स्थिति में 2 ईंट को एक साथ खिसका रहे हैं, अब यहाँ तो ईंट 2 हो गई, यानी भार बढ़ गया। खिसकाया तो हमने 1 ही मीटर, वस्तु तो 1 ही मीटर खिसकी, लेकिन भार बढ़ गया था, यानी कार्य तो यहाँ भी ज़्यादा हुआ। ठीक है, क्योंकि हमको ताकत यहाँ पे ज़्यादा खर्च करनी पड़ी। ठीक है, सबसे ऊपर वाली की तुलना में यहाँ पे हमने 2 ईंटें एक साथ खिसकाई हैं। ठीक है, तो ये तो स्थिति हो गई। अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि कार्य वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा और वस्तु द्वारा बल की दिशा में चली गई दूरी पर निर्भर करता है। कार्य किस पे निर्भर करता है, वस्तु की मात्रा। वस्तु की मात्रा मतलब एक तरह से कि वस्तु कितना भारी है, ठीक है, इस चीज पे। और दूसरा किस पे, दूसरा वस्तु को कितनी दूर तक ले जाया गया। दो चीज पे, एक वस्तु की मात्रा, वस्तु कितना भारी है इस पे निर्भर करेगा, और दूसरा वस्तु को हम कितनी दूर तक खिसकाए हैं, ठीक है, या कितनी दूर तक लेके गए हैं। तो इन दो चीजों पे कार्य निर्भर करता है। तो इससे हमें मिलेगा क्या, आप इससे हमें मिलेगा एक कार्य का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखिए, कार्य बराबर बल गुणे बल के अनुदिश विस्थापन। ठीक है, कितना बल हमने उस भार पे लगाया, यानी उस वस्तु पे लगाया। ठीक, अब देखिए, वस्तु जितना भारी होगा बल हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यही तो यहाँ पे दिया गया है। कार्य किस पे निर्भर है, वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा। अब देखिए, हल्का वस्तु होगा तो बल की मात्रा कम होगी, बड़ा वस्तु होगा तो बल की मात्रा उतनी ज़्यादा हमको लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भार का भी कुछ निर्भरता है। ठीक, अब हमको एक फॉर्मूला मिल गया, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में, या वही बल के अनुदिश या बल की दिशा में विस्थापन, एक ही चीज है। ठीक, इसको हम लिखते हैं W बराबर F इंटू एस, F गुणे एस, छोटी चीज में लिखते हैं। अब यदि बल न्यूटन में, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, बल का जो SI मात्रक है वो न्यूटन होता है। बल को न्यूटन में तथा विस्थापन मीटर में हो तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। तो हम क्या याद करेंगे, कार्य का जो SI मात्रक होता है, कार्य का SI मात्रक जूल होता है, ये आप याद कर लेंगे। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है, ये SI मात्रक है। लेकिन अगर बल का मात्रक डाइन है, डाइन किस पद्धति में आता है, डाइन आता है हमारा CGS पद्धति में। ठीक, तथा दूरी CGS पद्धति में सेंटीमीटर में नापी जाती है, तो CGS पद्धति में सेंटीमीटर मात्रक हो गया इसका। तो कार्य का जो CGS मात्रक आएगा वो होगा हमारा अर्ग। ठीक है, तो कार्य के दो मात्रक याद कर लेंगे हम, कैसे, एक तो याद कर लेंगे SI मात्रक होता है हमारा जूल और CGS मात्रक होता है हमारा अर्ग। अब जूल और अर्ग में क्या संबंध है वो भी यहाँ देख लीजिए। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक, ये संबंध भी आप याद रखेंगे। अब अभी तक हमने ऊपर पढ़ा कार्य की अवधारणा, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे ऊर्जा की अवधारणा। अब शुरू करते हैं ऊर्जा की अवधारणा। देखिए, कार्य और ऊर्जा में संबंध है, ये तो आप जान गए। ठीक, एकदम जान गए, क्योंकि जब हमारे शरीर में ऊर्जा होगी या किसी भी वस्तु में ऊर्जा होगी तभी वो कार्य कर सकेगी। ठीक, अगर उस
वस्तु के अंदर ऊर्जा नहीं है तो वो कार्य करने योग्य नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमारा शरीर, हमारे शरीर में अगर ऊर्जा नहीं है तो हमारा मन भी नहीं करता चलने का। हम जब बीमार हो जाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, हमारा कोई कार्य करने का मन नहीं करता। ठीक, लेकिन जब हमारे अंदर हम स्वस्थ होते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा होती है तो हम कार्य करने योग्य रहते हैं, हम कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए ऊर्जा की अवधारणा अब शुरू करते हैं। अधिक समय तक व्यायाम करने, बोझा ढोने, नृत्य करने, खेलने आदि क्रियाकलाप करने के बाद आप थकावट महसूस करते हैं। क्या आपने कभी इसका कारण जानने का प्रयास किया है? उपयुक्त सभी में कार्य करना पड़ता है। ठीक है, हम कुछ भी करते हैं, हम नॉर्मली सड़क पे चलते हैं तो भी क्या होता है, हम ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं, ऊर्जा खपत हो रही है हमारी। ठीक है, यानी हम कोई भी चीज़ करेंगे तो हमारी ऊर्जा, जहाँ तक हम श्वसन क्रिया करते हैं वो क्या है, उसमें भी ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, तो हम कुछ भी करेंगे वहाँ ऊर्जा व्यय होगी और कार्य करने में ऊर्जा व्यय होती है, जिसके कारण शरीर में संचित ऊर्जा कम होती जाती है। ठीक, संचित ऊर्जा क्या होता है, कम होती है, क्योंकि जो हमारे शरीर में ऊर्जा संचित है, स्टोर है, उसी ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं कार्य करने में। ठीक है, और थकान का अनुभव होता है, वे ऊर्जा की आपूर्ति भोजन के द्वारा होती है। हमारा शरीर ऊर्जा को कैसे प्राप्त करता है, जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसी से हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। ट्यूबवेल, ट्रक, ट्रैक्टर आदि का उपयोग कार्य करने के लिए होता है। इनको चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पेट्रोल आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल और गाड़ियों में, कार वार में पड़ता है, जिससे कार या मोटरसाइकिल चलती है। ठीक है, डीजल, डीजल का इस्तेमाल भी गाड़ियों में होता है, ट्रेनों में होता है। ठीक है, और फिर सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, इसका भी ईंधन के रूप में होता है, गाड़ियों में लगा के हम गाड़ी चलाते हैं। ठीक, ये सब क्या है, ईंधन के रूप हैं। इनका इस्तेमाल हम अपने कार्य की पूर्ति के लिए करते हैं ईंधन के रूप में। ठीक है, क्योंकि इन्हें दहन से ऊर्जा मिलती है। इनको ईंधन क्यों कहते हैं, ईंधन वो चीज़ें होती है, एक चीज़ ये भी जान लीजिए, ईंधन किसे कहते हैं। ईंधन हर वो चीज़ है जिसके इस्तेमाल से या जिसके दहन के बाद, जिसको जलाने से हमें ऊर्जा मिलती हो, उसे हम ईंधन कहेंगे। ठीक है, सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि हमारा कोई भी कार्य ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अतः कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो ऊर्जा और कार्य में यही संबंध है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कम हो जाने से कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है तथा किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होने पर कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे हमारा शरीर थक जाता है, जब हम कार्य करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा खपत हो जाती है, व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है। ठीक, तो हमारा शरीर में हमें थकान का अनुभव होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम फिर से भोजन करते हैं। ठीक, भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को में फिर से ऊर्जा आ जाती है। ठीक, तो जब ऊर्जा आ जाएगी तो हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कार्य और क्षमता का, सॉरी, कार्य और ऊर्जा का संबंध होता है। वर्क एंड एनर्जी, कार्य मतलब वर्क एंड ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक है, कोई कार्य ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। तो एकदम सही से जान लीजिए कि ऊर्जा, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, बिना हम ऊर्जा के कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। यही चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि ऊर्जा का स्वरूप बदल सकते हैं या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदल बदल स्थानांतरित कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नई ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता और मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए अब आते हैं कार्य तथा ऊर्जा में संबंध। अब कार्य ऊर्जा में संबंध तो आप ऊपर भी समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्रियाकलाप किया गया है। देखिए संबंध किस तरह से है। देखिए एक स्प्रिंग तथा एक लकड़ी का गुटका लीजिए, एक स्प्रिंग लेंगे ऐसे। ठीक है, एक लकड़ी का गुटका लेंगे, स्प्रिंग के सिरे को चित्रानुसार गुटके से लटकाए, यहाँ पे ऐसे गुटके से लटका देंगे, लटकाएंगे नहीं, लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम क्षैतिज तौर से इसको प्रयोग करेंगे। इस व्यवस्था को मेज पे रखेंगे
लकड़ी के गुटके को एक हाथ से रोककर दूसरे हाथ से स्प्रिंग के स्वतंत्र सिरे के पास कांच की एक गोली रखकर स्प्रिंग को दबाएंगे। अब यहाँ क्या किया हमने, यहाँ पे हमने किया स्प्रिंग को दबा दिया और यहाँ पे एक कांच की गोली रख दी, ठीक है। फिर स्प्रिंग के दबे हुए सिरे को छोड़ेंगे। अब यहाँ हम जैसे ही इस हाथ अपना हटाएंगे, यहाँ से क्या होगा, स्प्रिंग खुलेगा और इस गोली को धक्का मारेगा और गोली थोड़ा दूर खिसक जाएगी, ठीक है। ये हो गया। स्प्रिंग अपनी पूर्व स्थिति में वापस आकर कांच की गोली को टक्कर मारता है। कांच की गोली चित्रानुसार विस्थापित हो जाती है। तो क्या हुआ, कांच की गोली खिसक गई। अब पहले की ही भांति गोली रखकर स्प्रिंग को अधिक दबाइए। अब फिर हमने ज़्यादा दबाया तो फिर क्या हुआ, फिर गोली जैसे स्प्रिंग छोड़ेंगे तो गोली थोड़ा और दूर चली जाएगी। तो इसमें क्या हुआ देखेंगे, दूसरी स्थिति में कांच की गोली पहले की तुलना में अधिक विस्थापित हुई। देखिए क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हमने स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाया था तो गोली इतनी ही दूर विस्थापित हुई, इतनी दूर। अब दूसरी स्थिति में हमने स्प्रिंग को और ज़्यादा दबाया तो फिर जब इसने स्प्रिंग ने गोली को टक्कर मारी तो इसका विस्थापन ज़्यादा हुआ, यहाँ तक गोली यहाँ तक आ गई, ठीक है। यही चीज़ ये कह रहा है। तो अधिक दूरी तक विस्थापित होती है। इससे स्पष्ट है कि दूसरी स्थिति में किया गया कार्य पहले की तुलना में अधिक है, लेकिन अधिक तो है, लेकिन स्प्रिंग को दबाने के लिए हमें कार्य करना पड़ा। पहली स्थिति में हमने स्प्रिंग को कम दबाया तो हमें कार्य कम करना पड़ा, हमारी ऊर्जा कम व्यय हुई। लेकिन दूसरी स्थिति में हमने स्प्रिंग को ज़्यादा दबाया तो दूसरी स्थिति में हमको ज़्यादा कार्य करना पड़ा, यानी हमारे शरीर से ज़्यादा ऊर्जा व्यय हुई और हमारे शरीर से वही ऊर्जा निकल के स्प्रिंग के अंदर संचित हो गई। तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, ऐसे होता है। देखिए यहाँ चित्र में, यहाँ पे हमने हाथ से स्प्रिंग को दबाया तो हमारे हाथ से ऊर्जा निकल के स्प्रिंग के अंदर चली गई और जैसे ही हमने हाथ को हटाया तो हमारे हाथ से जो ऊर्जा स्प्रिंग के अंदर गई थी वो ऊर्जा स्प्रिंग के रूप में निकल के इस कांच को टक्कर मारा उसने, ठीक है। अब कांच को जब टक्कर मार दिया तो कांच थोड़ा दूर तक खिसक गया, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरी स्थिति में हमने जब हाथ से स्प्रिंग को ज़्यादा दबाया तो क्या हुआ, हमारे हाथ से ज़्यादा ऊर्जा निकल के स्प्रिंग के अंदर चली गई और जब ज़्यादा ऊर्जा निकल के गई तो दोबारा छोड़ने पे वो कांच को ज़्यादा तेज टक्कर मारती है और कांच हमारा ज़्यादा दूर तक खिसक जाता है। तो ऐसे ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग को दबाने में कार्य करना पड़ता है, स्प्रिंग में कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित ऊर्जा के कारण स्प्रिंग गोली पर बल लगाती है। ऊर्जा और कार्य में संबंध एक सिक्के के दो पहलू की तरह होता है। तो क्या कहेंगे, ऊर्जा और कार्य में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं, कि मतलब दूसरे के बिना काम चलेगा ही नहीं। कार्य करना है तो ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा तो है तो वो कार्य करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा है तो आप कार्य करेंगे और अगर आप कार्य करना चाह रहे हैं तो आपको ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये निर्भर होते हैं। यहाँ पे कुछ बिंदु दिए हैं, ये देखेंगे। वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी किसी वस्तु पे हम कोई भी कार्य करेंगे, जैसे हम साइकिल चलाएंगे तो हमारे शरीर से ऊर्जा निकल के साइकिल में जाएगी, ठीक। और हम अगर लिखेंगे तो हमारे हाथ से ऊर्जा निकल के कहाँ जाएगी, पेन में जाएगी और वो पेन कॉपी में लिखेगा। इस तरह से ऊर्जा दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है या कह सकते हैं दूसरे वस्तु में संचित होती है या जाती है, ठीक है। ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। जिस वस्तु के अंदर ऊर्जा है वो वस्तु क्या होगा, वो वस्तु कार्य करने के योग्य होगा, हर वो वस्तु कार्य करने में सक्षम होगा, यानी वो वस्तु कार्य कर सकेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के अलग अलग कौन कौन से रूप हैं वो जानेंगे। तो पहला देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा, क्या होता है ये। देखिए चित्र पहले देख लेते हैं। चित्र में एक लिखा हुआ खिंची हुई रबड़, या कह सकते हैं खिंची हुई गुलेल, या जो रबड़, क्योंकि गुलेल में रबड़ ही लगता है, खींचने पे वो रबड़ ही तो होता है तभी खींचता है, तो एक तरह से खिंची हुई रबड़। बहता हुआ पानी, गतिमान तीर, चाबी भरने के बाद जो खिलौना होता है, ठीक है। ये सब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण है। चलिए देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या कहते हैं, क्या होता है।
एक चाबी वाला खिलौना लीजिए, इसे चाबी भरकर छोड़ दीजिए, खिलौना गति करने लगता है। ऐसे खिलौना होता है ना, उसमें चाबी हम ऐंठते हैं और वो खिलौना चलने लगता है। क्या होता है उसके अंदर? खिलौने में चाबी द्वारा स्प्रिंग को ऐंठन या ऐंठने पर स्प्रिंग में ऊर्जा संचित हो जाती है। यानी जब हम चाबी को ऐंठते हैं खिलौने में, तो क्या होता है, हमारे हाथ से ऊर्जा निकल के चाबी के द्वारा उस चाबी में संचित हो जाती है। स्प्रिंग की ऐंठन धीरे धीरे खुलने पर खिलौना चलने लगता है। स्प्रिंग में संचित इस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, ऊर्जा संचित हो गई और वो संचित ऊर्जा फिर एक नया कार्य करने लगती है, तो ऐसी ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इसके और उदाहरण देख लीजिए, जैसे गतिमान रेलगाड़ी। गतिमान मतलब जो रेलगाड़ी चल रही हो, खड़ी रेलगाड़ी नहीं, जो रेलगाड़ी चल रही हो, ठीक है, उसी को गतिमान रेलगाड़ी कहते हैं। तो उसमें क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। गतिमान वायु, जो हवा, चलती हुई हवा, ठीक, खिंची हुई रबड़, खिंचा हुआ तीर कमान, बहते हुए पानी में भी यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ठीक है, ये सब जान गए यांत्रिक ऊर्जा कहाँ कहाँ मिल सकती है हमको, या यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। चलिए अब अगला रूप देखते हैं। अब देखते हैं रासायनिक ऊर्जा। देखिए, रासायनिक ऊर्जा का सबसे बढ़िया उदाहरण है जो हम भोजन करते हैं। भोजन में हम भोजन करते हैं और उस भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो एक तरह से हम कहते हैं कि भोजन में रासायनिक ऊर्जा होती है, क्योंकि वो भोजन हमारे शरीर में जाके फिर हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ऐसे जो टॉर्च का सेल होता है वो भी क्या है, उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होती है। देखिए, ठीक है, ये तो देख लिया आपने, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा समझते हैं। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। शरीर में भोजन के पाचन के उपरांत ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, जब हम जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से भी पौधे क्या करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, अपने खुद के कार्य करने के लिए। ठीक है, वो क्या है, वो भी एक तरह का रासायनिक ऊर्जा है। इसी ऊर्जा से शरीर अनेक कार्य करता है। इसी प्रकार पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है, प्रकाश संश्लेषण में जो लाइट एनर्जी जो सूर्य से प्रकाश मिलता है पौधों को, वो प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, उसके बाद तब पौधों को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। वैसे ही हमारे शरीर में भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, भाप इंजन, पेट्रोल इंजन तथा डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्रमशः कोयला, पेट्रोल, डीजल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। तो आप भाप इंजन देख लीजिए, ट्रेन में जो पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, या ट्रेन में नहीं, ट्रेन में डीजल इंजन होता है। ठीक है, कार में, ठीक है, ये सब क्या है, इसमें पेट्रोल इंजन होता है। तो इसमें जो ऊर्जा होती है ईंधन में, वो ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, जो यांत्रिक ऊर्जा के में परिवर्तित होती है। फिर क्या होता है, इस ऊर्जा जब ये इनका दहन होता है, ये डीजल का और पेट्रोल का जब दहन होता है, तो उससे क्या होता है, गाड़ी चलती है। गाड़ी चलती है यानी वो रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो गई किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, माचिस की तीली जलने में रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब यहाँ देखिए, जो माचिस की तीली हम जलाते हैं ना घर पे, आग जलाने के लिए या गैस जलाने के लिए या चूल्हा जलाने के लिए या बम फोड़ने के लिए, है ना, बम फोड़ने के लिए भी माचिस की तीली ही जलानी पड़ती है। तो वो क्या होता है, वो जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो किस में बदल गई, तीली में रसायन के रूप में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, और जैसे ही हम उसको रगड़ते हैं माचिस से, तो वो परिवर्तित हो जाती है प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, चलिए अब आते हैं ध्वनि ऊर्जा में। देखते हैं, ये भी एक ऊर्जा का रूप है। ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, देखिए, घर में एक चिमटा आपने देखा ही होगा, जिससे घर में हमारी माता जी लोग क्या करती हैं, रोटियां पकाती हैं। ठीक है,
चिमटे से सहायता से रोटियां पकाती हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो उसको जब हम आपस में लड़ाते हैं ऐसे, एक कहीं पे हल्का सा ठोकर मारते हैं तो कैसा होता है, हल्का सा कंपन होता है और हल्की सी आवाज़ निकलती है। तो ध्वनि ऊर्जा श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। यानी कहीं भी ध्वनि होगी तो हमारा कान, हमारे जो कान है, अगर हम स्वस्थ कहते हैं ना, स्वस्थ कान, तो उससे हमें सुनाई देगा। ठीक है, चलिए। जब किसी वस्तु या माध्यम में कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। कहीं भी कंपन होगा तो इसका मतलब वहां ध्वनि उत्पन्न होगी। जब कोई ध्वनि कान के पर्दे पर पड़ती है तो कान का पर्दा कंपन करने लगता है, जिससे हमें फिर समझ में आता है कि ये आवाज़ उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, या आवाज़ उत्पन्न हो रही है कहीं, तभी हमारे कान के पर्दे उसको, उस कंपन को पकड़ते हैं और उससे हमें सुनाई देता है। ध्वनि द्वारा कान के पर्दे के कंपित होने के कारण ऊर्जा मिलती है, जिससे ध्वनि ऊर्जा सुनाई देती है। कभी कभी बादलों की गर्जन तथा पटाखों की तेज आवाज़ से मकान के दरवाजे खिड़कियां हिलने लगती हैं, जिससे उसमें लगे कांच टूट जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि में कार्य करने की क्षमता होती है, अतः ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये आपने देखा ही होगा, कभी कभी जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है, हमारे शरीर पे कुछ हल्का सा असर आता है, या हमारे घर की दीवारें हिल जाती हैं, खिड़कियां हिल जाती हैं। तो इससे क्या होता है, हमें तो सिर्फ चमक दिखाई दी, लेकिन जो गड़गड़ाहट होती है बिजली चमकने की, उससे क्या होता है, खिड़कियां हिलने लगती हैं। इसका मतलब कि जो ध्वनि ऊर्जा है उसमें भी कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता है तभी तो उसने खिड़की को हिलाया, नहीं तो खिड़की हिलती थोड़ी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रकाश ऊर्जा पे, लाइट एनर्जी। ठीक है, देखिए, हम हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रकाश होगा तभी हम कोई चीज़ देख पाएंगे, अगर एकदम अंधेरा है तो हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रात में जब अंधेरा हो जाता है तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो देखने के लिए प्रकाश तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। दिन में हमें सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, रात में प्रकाश के लिए हम चिमनी, लालटेन, मोमबत्ती, टार्च, विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सूर्य, चिमनी, लालटेन, मोमबत्ती, टार्च, विद्युत बल्ब आदि दैनिक जीवन में प्रयुक्त प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हैं। आपने सोचा है कि फोटोग्राफिक प्लेट तथा कैमरे की रील को काले कागज में लपेटकर काले डिब्बे में क्यों रखते हैं? तो पहले जो कैमरे आते थे, वो रील वाले कैमरे, उसमें जो फ़िल्म होती थी वो एकदम अंधेरे में ही रखा जाता था, काले कागज़ में लपेटते थे उसको, अगर रोशनी में निकाल देंगे तो वो रील खराब हो जाता था, ऐसा होता था। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रकाश के पड़ने से रासायनिक क्रिया होती है, फलस्वरूप वह खराब हो जाती है। क्योंकि जो फोटोग्राफिक प्लेट या जो रील होती है कैमरे की, वो कुछ ऐसी बनाई जाती है कि अगर उस पर लाइट पड़ा तो कुछ रासायनिक क्रिया करके वो खराब हो जाएगी। इसीलिए उसको हमेशा अंधेरी चीज़ में रखा जाता है और फोटो खींचने के योग्य वो नहीं रह जाती। आप जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे कि उनकी वृद्धि होती है। इन क्रियाओं से इन क्रियाओं के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि प्रकाश ऊर्जा भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसका हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है, खासतौर से देखने के लिए और भोजन के लिए हमें प्रकाश चाहिए ही चाहिए। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग स्वचालित दरवाजों, बैंकों में प्रयोग होने वाले चोर अलार्म, रोड लाइट में स्वचालित स्विचों आदि से भी किया जाता है। अब आज के समय में अक्सर देखा गया है कि एक सोलर लाइट लोग लगाते हैं गांव में, या कहीं एक बैटरी लगा देते हैं, उसी के ऊपर एक लाइट लगा देते हैं जो सोलर से चार्ज होता है और फिर रात में जलता है। उसमें आपने देखा होगा कि उस लाइट में स्विच नहीं लगा होता ऑन ऑफ करने के लिए। क्या होता है, जैसे ही शाम होता है, सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है तो वो लाइट स्वतः ही जल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रकाश का उपयोग करके स्वचालित स्विच बनाया गया है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके स्वचालित स्विच बनाया गया है।
ठीक है, जैसे ही प्रकाश कम होती है, प्रकाश ऊर्जा कम होती है, तो वो स्विच ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से काम करता है। चलिए अब आते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। एक भगोने में पानी लेकर इसे ढक्कन से ढकिए। इसे जलते हुए स्टोव पर रखिए। कुछ समय बाद देखते हैं ढक्कन ऊपर नीचे गति करने लगता है। क्यों होता है ऐसा? पानी के उबलने से भाप बनती है। ये तो आप जानते ही हैं, पानी को जब हम उबालते हैं तो उससे भाप बनती है। भाप ढक्कन को धक्का देती हुई बाहर निकलती है, जिससे ढक्कन गति करने लगता है। ऐसा उष्मीय ऊर्जा के कारण होता है। इसी प्रयोग के आधार पर जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, जिसके द्वारा रेलगाड़ी चलाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया कि जेम्स वाट जी ने भाप का इंजन बनाया था। पढ़े तो आप थे ही, लेकिन एक बार रिवाइज हो गया। ठीक है, तो जो उसमें से भाप निकलती है ना, उसी पानी को उबालने पे जो भाप निकलती है, उस भाप को हम उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस भाप में कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता है, इसीलिए जो ढक्कन से हमने भगोने को ढका हुआ था, वो ढक्कन अपने आप अपनी जगह से हिलता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा में कार्य करने की क्षमता है। अब आते हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे, घर में लगभग अब इस समय तो लगभग ज़्यादातर घरों में विद्युत का इस्तेमाल होता है। टीवी देखने में, टीवी चलाने में, पंखा चलाने में, पानी का मोटर चलाने में, हर जगह। ठीक है, देखिए विद्युत पंखे का स्विच ऑन करें, क्या होता है? पंखा घूमने लगता है। क्यों घूमता है? स्विच ऑन करने पर पंखे के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और पंखा घूमने लगता है। ठीक, विद्युत धारा के द्वारा कारखानों की मशीनें, रेलगाड़ी का इंजन, अब तो रेलगाड़ी के जो इंजन आते हैं इलेक्ट्रिक इंजन, जो विद्युत से चलते हैं, आटा व तेल चक्की आदि चलाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत धारा में कार्य करने की क्षमता होती है। अतः विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। जिस वस्तु में भी कार्य करने की क्षमता है वो ऊर्जा है, उसके अंदर ऊर्जा है। ठीक है, अब आते हैं चुंबकीय ऊर्जा। चुंबक की सहायता से हम किसी लोहे के टुकड़े में गति उत्पन्न कर सकते हैं। अतः चुंबकत्व के गुण के कारण किसी चुंबक में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में चुंबकत्व के कारण जो ऊर्जा पाई जाती है उसे चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए, ये तो हो गए ऊर्जा के रूप, विभिन्न अलग अलग रूप हो गए। अब हम आते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए, वायु, जल, जंतु अपशिष्ट को हम बायोमास के नाम से भी जानते हैं, तथा सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है, अतः इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ऊर्जा के ऐसे स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा या पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ठीक है, वायु क्या है? वायु हमको हमेशा मिलती रहती है। जल, जल भी हमारी पृथ्वी पे जल के भंडार हैं, तो उससे जल भी मिलता रहता है। जंतु अपशिष्ट, बायोमास जिसको हम कहते हैं, ये सब क्या है? पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। और सौर ऊर्जा, जिसका आजकल हम इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, सौर ऊर्जा का, तो सौर ऊर्जा भी क्या है? ये भी पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। यानी जो ऊर्जा हमें दोबारा प्राप्त हो जाए, एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम फिर उस ऊर्जा को दोबारा प्राप्त कर लें, तो उस ऊर्जा को कहते हैं हम पुनः प्राप्त करने वाली ऊर्जा। और उसका एक नाम है क्या? नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, जिन्हें हम बार बार प्राप्त कर सकें, पुनः प्राप्त कर सकें। इनके प्रयोग से वातावरण बहुत कम प्रदूषित होता है। इनसे अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अब आते हैं दूसरे पे। पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि पुनः न प्राप्त करने वाले ऊर्जा हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पेट्रोल का भंडार तो बहुत सारा है अभी, ठीक, लेकिन जैसे क्या होता है,
गाड़ी है हमारे पास, गाड़ी में हमने पेट्रोल डलाया, पेट्रोल से हम कुछ दूर जाते हैं गाड़ी चला के, और फिर क्या होता है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो हमारी टंकी में पेट्रोल तो भरा था, लेकिन हम कुछ दूर कार्य किए, थोड़ा कुछ दूर चल के गए गाड़ी से और पेट्रोल ख़त्म हो गया, हमें दोबारा पेट्रोल भराना पड़ता है। तो ये क्या है, जो पेट्रोल हमने खर्च किया है उससे हमें दोबारा ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक, इसलिए हम कहते हैं कि मिट्टी का तेल, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, पुनः ना प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। इसका कितना भी बड़ा भंडार हो, अब उस भंडार से अगर सारे भंडार पेट्रोल के ख़त्म हो गए तो क्या होगा, हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन सौर ऊर्जा, सूरज, सूरज तो ब्रह्मांड में ऐसी ऐसा तारा है हमारी सौरमंडल का, कि जिससे हम जितना चाहें उतना ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सूरज तो हमेशा रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो सौर ऊर्जा है वो पुनः प्राप्त हो जाती है, पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, या नवीकरणीय ऊर्जा के रूप उसे कहते हैं। वहीं कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, पुनः प्राप्त ना होने वाली ऊर्जा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इन्हें, इन स्रोतों के समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अथवा समाप्त स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों के भंडार का भंडारण सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अतः इनका विवेकपूर्ण उपयोग न होने पर ये शीघ्र समाप्त हो सकते हैं, जिससे ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः आवश्यकता अनुसार ऊर्जा का व्यय करना चाहिए। जैसे जब ज़रूरत हो तभी घर की लाइट जलाएं। ठीक, क्योंकि ऊर्जा तो पानी से बनती है, ठीक है, हाइड्रो प्लांट होते हैं, लेकिन ऊर्जा कोयले से भी बनती है। तो अगर हम ऐसे ही बिजली का बेवजह इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या, ऊर्जा का व्यय होगा, ठीक, बेकार में। तो इसीलिए कहा जाता है जितनी ज़रूरत हो उतनी ही ऊर्जा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब आते हैं ईंधन। ईंधन क्या है, ईंधन तो आप जानते हैं, ईंधन क्या है, जिस चीज़ से हमें ऊर्जा मिले वही ईंधन है। ईंधन खाना पकाने में व ठंड से बचाव के लिए ऊष्मा या आग, ठीक है, एक ही चीज़ है, का प्रयोग किया जाता है। यह ऊष्मा ईंधन को जलाने से मिलती है। ईंधन क्या है, जिस चीज़ को जलाने से हमें ऊष्मा मिले, ठीक है, उसी को ईंधन कहते हैं। लकड़ी, कोयला तथा मिट्टी के तेल को जलाने पर ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। कोयले को जलाकर पानी को उबालने पर भाप उत्पन्न होती है। लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, अब यहाँ भाप जो उत्पन्न होती है उससे क्या होगा, कोयले जलाकर जब पानी उबालेंगे तो हमें क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगी। अभी आपने ऊपर ही पढ़ा। ठीक है, वाहन चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। भोजन पकाने के लिए सिलेंडर में भरा हुआ ईंधन एलपीजी, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का प्रयोग होता है। अतः कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी आदि ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनके जलने से ऊर्जा प्राप्त होती है, इन्हें ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जान गए ईंधन किसे कहते हैं। अब आते हैं भोजन। शारीरिक व मानसिक विकास तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। हमारे शरीर को क्या है, हमें ज़रूरत होती है ऊर्जा की। हाँ, चाहे शारीरिक विकास करना हो या मानसिक विकास करना हो या कोई कार्य करना हो, ठीक है, तो ऊर्जा हमें चाहिए ही चाहिए। ऊर्जा के संचय हेतु भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर में कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है तथा शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक होता है। हमारे शरीर का सामान्य ताप क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो ताप, जब हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगी, हम भोजन करेंगे तभी वो बना हुआ रहेगा। अगर तापमान ज़्यादा कम हो गया या बहुत बढ़ गया तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है वो। इस प्रकार भोजन भी ऊर्जा का एक स्रोत है। चलिए अब आते हैं बायोगैस। कूड़ा करकट, औद्योगिक कारखानों का कचरा, फसलों के अवशेष, जल, मलमूत्र, गोबर, लकड़ी आदि का बायोमास, या जिसको जैव मात्रा भी कहते हैं, जैव मात्रा को सीधे जलाने से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इसको हम जब जला देंगे तो क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगी।
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास के अपघटन द्वारा बायोगैस प्राप्त होती है। क्या करते हैं हम, इस टैंकर में पानी की सहायता से सबको घोल के हम इस टैंकर में यहाँ पहुँचा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका अपघटन होता है। ठीक, इन बायोमास का अपघटन होता है। तो जब अपघटन के बाद जो तैयार होता है वो एक गैस होती है। ठीक है, यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ऐसे यहाँ से निकल जाता है, और जो गैस होती है वो गैस यहाँ से इस जगह पे आती जाती है। ठीक है, इस टैंक में इसकी सहायता से यहाँ भरती जाती है, तो बायोगैस प्राप्त होती है। बायोगैस मीथेन तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होती है। इस गैस का उपयोग खाना पकाने तथा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। गोबर गैस प्लांट द्वारा भी बायोगैस उत्पन्न किया जाता है। तो जो गोबर गैस प्लांट होता है उससे भी हम बायोगैस उत्पन्न करते हैं, और उस गैस का इस्तेमाल हम ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं, जिससे हम खाना बना सकते हैं, प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, आदि और भी जो कार्य हम कर सकते हैं उससे। ठीक है, चलिए, इसको बोलते हैं बायोगैस प्लांट। अब आते हैं सौर ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ठीक है, जो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ऐसे पैनल तो आपने देखे होंगे कई जगह, ऐसे सोलर पैनल इसको बोलते हैं, और नीचे एक बैटरी लगी होती है, एक ग्रिड लगा होता है। ठीक है, जो सोलर एनर्जी को या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये देखिए, सोलर सेल द्वारा विद्युत उत्पादन। ठीक, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। चलिए, सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। ये तो हमें पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण, पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी उनके लिए होती है सौर ऊर्जा, यानी सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश। सौर ऊर्जा से ही प्रकृति में जल चक्र चलता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। सौर कुकर, सौर हीटर में सौर ऊर्जा का उपयोग आजकल खाना पकाने एवं पानी को गर्म करने में किया जाता है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम पानी गर्म करने में और खाना बनाने में भी करते हैं। सोलर सेल या सौर सेल जिसको बोलते हैं, द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह में भी सोलर सेल या सौर सेल का प्रयोग होता है, तभी वो क्या होता है, वो इतनी दूर तक अंतरिक्ष में चलता रहता है, क्योंकि उसमें सोलर सेल लगे रहते हैं, और वो सूरज का जो प्रकाश होता है उसका इस्तेमाल करके विद्युत बनाता रहता है। जैसे सोलर पैनल हमने देखा होगा आजकल कई जगह रोड लाइट में लगा रहता है, कहीं कहीं लाइट जलाने के लिए लगा रहता है, कई लोग अपने घरों में भी लगाते हैं। ठीक, तो पैनल क्या करते हैं, सूरज की जो ऊष्मा होती है, जो प्रकाश आती है, उसको बदल कर बैटरी में स्टोर कर देती है, और फिर उस विद्युत में बदल देती है और बैटरी में स्टोर कर देती है, और उस ऊर्जा को हम फिर अपने घर में लाइट जलाने और विभिन्न कार्य करने के लिए करते हैं। ठीक है, आज की, अब कहते हैं ना नई ऊर्जा, आज की ऊर्जा हम सौर ऊर्जा को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं वायु ऊर्जा या पवन चक्की। देखिए, पवन चक्की ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये है पवन चक्की। ऐसे पंखे लगे होते हैं, और जब हवा चलती है, थोड़ी सी भी, हल्की सी भी हवा चलेगी तो ये घूमता रहेगा, और घूमने के साथ साथ जो मोटर इससे जुड़ा होता है वो मोटर भी घूमने लगता है, और उससे फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है या विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं वायु ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पवन चक्की का उपयोग पवन ऊर्जा से विद्युत बनाने में किया जाता है। अपने देश में अनेक क्षेत्र हैं जहां वर्ष भर हवा अपेक्षाकृत तेज गति से चलती है। जब तेज हवा पवन चक्की की पंखुड़ी से टकराती है तो पंखुड़ी तेज गति से घूमने लगती है। पंखुड़ी के घूमने से इससे जुड़े टरबाइन भी घूमने लगते हैं। टरबाइन मतलब एक कुछ ऐसा मोटर लगा होता है, उसको हम टरबाइन ही कहते हैं, जिसके घूमने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम टरबाइन कहते हैं, यानी एक तरह का मोटर ही होता है जिससे विद्युत उत्पन्न होता है। इस प्रकार पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत बनती है। गतिमान वायु में ऊर्जा होती है। इससे क्या पता चला हमें कि गतिमान वायु में ऊर्जा होती है, तभी तो गतिमान वायु में ऊर्जा है। और पंखा घूमने के बाद उसने पंखे को घुमाया, और पंखे ने फिर किसको घुमाया, टरबाइन को घुमाया, और फिर जाके विद्युत उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो इस तरह कार्य होता है।
अब आते हैं जल ऊर्जा। देखिए, यहाँ पे एक पंखा है और उस पे हम पानी से गिरा रहे हैं, क्या होता है, पंखा घूमने लगता है, ठीक है। यही एक तरीका है, ये भी एक तरीका है विद्युत उत्पन्न करने का, पानी के द्वारा। देखिए, टीन के टुकड़े की एक फिरकी, फिरकी मतलब जो फिरकी होती है ना घूमने वाली, पर कुछ ऊंचाई से पानी डालें तो क्या होगा, फिरकी घूमने लगती है। क्यों घूमती है? गतिमान जल से फिरकी को ऊर्जा प्राप्त होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के बहते हुए जल की ऊर्जा से आटा आदि पीसने वाली पवन चक्की चलाई जाती है। नदियों एवं नहरों में बहते हुए जल द्वारा इमारती लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। नदियों के बहते हुए जल द्वारा ही बालू व उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं इससे गतिमान जल में ऊर्जा होती है, ठीक है। तो हमें यह भी पता चल गया कि गतिमान जल में ऊर्जा होती है। चलिए, अब हम देखते हैं इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसलिए कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है, ठीक है। यदि विस्थापन शून्य हो तो कोई कार्य नहीं होगा। विस्थापन शून्य का मतलब कि जो वस्तु है वो अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं, एकदम नहीं हिली, जहां पे है वहीं स्थिर है। तो जब उसका विस्थापन शून्य होगा तो क्या होगा, कार्य नहीं होगा। अब यहां देखिए, विस्थापन, कोई वस्तु, एक चीज और याद जान लीजिए, विस्थापन शून्य है तब तो कार्य नहीं हुआ। अब अगर कोई कह दे कि कोई दिशा, क्या कहते हैं, जैसे कोई इंसान है, वो इंसान विस्थापन और दूरी में, आप अंतर हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे विस्थापन कहा जा रहा है, दूरी नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। विस्थापन कि कोई व्यक्ति ऐसे चला और घूम के फिर उसी जगह पे आ गया तो कहा जाएगा कि विस्थापन शून्य है, ठीक है। लेकिन दूरी तो चली गई है उसके द्वारा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर विस्थापन, एकदम ध्यान में रखिएगा कि विस्थापन शून्य है तो कार्य नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। जिस वस्तु के अंदर ऊर्जा होगी वो कार्य कर लेगी, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। भोजन, पेट्रोल, डीजल, बायोगैस, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। ये सारे क्या हैं, अलग अलग स्रोत हैं ऊर्जा ऊर्जा के, जिससे हमें, ऊर्जा के स्रोत का मतलब जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती हो। पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जिनसे हमें ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाए वो नवीकरणीय होते हैं। वायु, जल तथा सौर ऊर्जा आदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं, ठीक है। पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा स्रोत को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे पत्थर का कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाठ, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, पढ़ा दिया। अब आपके पाठ के अभ्यास प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए। ये सारे प्रश्न आप लोग हल करेंगे। आप प्रयास करिएगा प्रश्न को हल करने का, ठीक है। ये सारे प्रश्न, बस 6 प्रश्न है टोटल आपके इस अध्याय में, इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न में। तो ये सारे प्रश्न आप हल करेंगे, आसान है, ठीक है। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। अब अगला पाठ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।